हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। प्रतिदिन ये एग्ज़ाम 2 पालियों में कंडक्ट हुआ है। इस वीडियो में हम 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, इन सभी से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, जिनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर सटीक एवं सही दिए गए हैं, इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने ये पेपर अटैम्प्ट किया है तो आपने जो आंसर्स हैं वो इससे मैच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मामूली चीज़ों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये जो उपन्यास है ये किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सलमान रुश्दी या फिर अमित त्रिपाठी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति रॉय के द्वारा ये जो उपन्यास है वो लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 अगस्त, 12 जनवरी, 25 नवंबर या फिर 31 दिसंबर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड अम्ल में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है 5, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हम्पी जो है वो कर्नाटक का उत्सव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बेंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली या फिर मैसूर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1910, 1098, 114 या फिर 194? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1098 भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, पीएसआई, पुलिस उपनिरीक्षक, एसीपी, सहायक पुलिस आयुक्त या फिर डीसीपी पुलिस आयुक्त? तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले जो पुलिस अधिकारी हैं वो डीजीपी हैं, जो कि हैं पुलिस महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें क्या शामिल होता है? आउटकोस्ट बजट, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट या फिर कर बजट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्व बजट। अगला प्रश्न है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? गुप्त, मौर्य, कुषाण या फिर चोल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड रीडिंग? तो देखिए, आप सभी जानते हैं लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? मुंबई, कोच्चि, मर्मगांव या फिर कोलकाता? तो देखिए, अरब सागर की रानी के नाम से कोच्चि जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? 1, 2, 3 या फिर 4? तो देखिए, 2011 में भारत की जनगणना कार्य 2 चरणों में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? नेपाल, थाईलैंड, चीन या फिर भारत? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये जो गुफाएं हैं वो चाइना में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती, कावेरी, सरयू और पौराणिक सरस्वती, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र, तापी और नर्मदा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या फिर उद्योग? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उद्योग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, मेरठ या फिर शाहजहांपुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मानवाधिकार परिषद, मानवतावादी परिषद, मानवाधिकार आयोग या फिर मानवतावादी आयोग? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार परिषद। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एनआईए का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंक्यूबेशन एजेंसी, नेवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, न्यू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय या फिर ऑपरेशन हॉट परस्यूट? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑपरेशन गंगा के तहत इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते यानी ईटीसीए की बातचीत फिर से शुरू की है? मालदीव, म्यांमार, चाइना या फिर श्रीलंका? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति को चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी? गोवा, पणजी, कोच्चि, थ्रिसूर या फिर तिरुवनंतपुरम? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम या फिर पंचम? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए? सियाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुई है? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? क्वेश्चन कटा हुआ है, हम सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं। भारत, रूस, ब्राज़ील या फिर ईरान? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर उर्जित पटेल, श्री श्री शक्तिकांत दास, डॉक्टर टी सुब्बाराव? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर उर्जित पटेल नोटबंदी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन देखिए, 2 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर या फिर 7 दिनों के भीतर? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के भीतर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 2017 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2021 में या फिर वर्ष 2019 में? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? रोहित शर्मा,
विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह या फिर मोहम्मद शमी। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहम्मद शमी। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? श्रीलंका, म्यांमार, तुर्की या फिर अफगानिस्तान। तो देखिए क्यात म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी, 5 अप्रैल, 13 जुलाई या फिर 14 सितंबर। तो देखिए भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? पर्यटन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विदेश मंत्रालय के द्वारा ये सेवा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? विक्रम, प्रज्ञान, देवम या फिर विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञान। रोवर का नाम प्रज्ञान है। चंद्रयान 3 से आपका पिछली शिफ्ट यानी कि 18 फरवरी की पहली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? अयोध्या में, प्रयागराज, लखनऊ या फिर वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र या फिर परमवीर चक्र। तो देखिए भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 38 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? याचक और जाचक, अक्षर और आखर, घट और घड़ा, भित्ति और भय। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भित्ति और भय। बाकी जो आप देख रहे होंगे, याचक क्या है आपका तत्सम है और तद्भव है जाचक। ठीक है, याचक यहाँ पर तत्सम हो गया, जाचक हो गया तद्भव। इसी तरह अक्षर और आखर भी हमारे तत्सम तद्भव के जोड़ा है और घट और खड़ा भी। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों 38 तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 38 तक जी के जीएस के क्वेश्चन थे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 39 से हिंदी का सेक्शन शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम कौन है? सर्व, सेठ, साहूकार या फिर श्रेष्ठी। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रेष्ठी जो है वो सेठ शब्द का तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? बागीश्वरी, कामिनी, शारदा या फिर भारती। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो कामिनी है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन आप देखेंगे बाकी के जो हैं बागीश्वरी, शारदा और भारती, ये तीनों सरस्वती शब्द के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? परिव्राजक, श्रमण, योगी या फिर तपस्वी। तो देखिए घूमने फिरने वाला साधु, इसे परिव्राजक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में नियत और नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। भाग्य यानी निश्चित, निश्चित या इरादा, इरादा या निश्चित या फिर इरादा या भाग्य। तो देखिए नियत और नियत, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नियत मतलब होता है निश्चित और नियत मतलब होता है इरादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है, वह चुपचाप दम साधे खड़ा रहा, राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगीं। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? बेहग और गरुण, समाधि और दीपक। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? बेहग और गरुण, समाधि और दीमक, शीशम और नर्मदा, साहित्य और जहाज। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाधि और दीमक दोनों ही स्त्रीलिंग हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? गुरुवे, गुरुओं, गुरुतर या फिर गुरुजन। क्वेश्चन नंबर 46 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, गुरुजन इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, रमेश खिलौने से खेल रहा है, रानी पुस्तक पढ़ती है, ये मेज पुस्तक से गिरी। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेज से पुस्तक गिरी। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि मेज से जो पुस्तक है वो अलग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सु, उणिम, माँ या फिर इम। तो देखिए स्वर्ण में इम जुड़ रहा है तभी स्वर्णिम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 का डी आंसर यहाँ पर सही होगा, इम प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन कौन सा है? सन प्लस ग्राम, सन प्लस ग्राम, सम प्लस ग्राम या फिर संग प्लस राम। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सम प्लस ग्राम मिलके बना रहा है संग्राम। क्वेश्चन नंबर 49 का सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? डाकगाड़ी, सप्ताह, प्रधानमंत्री या फिर भरपूर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरपूर जो है वो यहाँ पर अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? उत्तम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या फिर सर्वोत्तम पुरुषवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये मध्यम पुरुषवाचक के सर्वनाम हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लघु प्लस उत्सव, लघु प्लस उत्सव, लघु प्लस सत्सव या फिर लघु प्लस तोषव। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी शब्द की संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें हमेशा जो पद निकल के आते हैं उनका खुद का अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए लघु और उत्सव, लघु का मतलब छोटा, उत्सव का मतलब त्यौहार, दोनों के ही अलग अलग अर्थ हो रहे हैं पूर्ण रूप से। क्वेश्चन नंबर 52 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा ब्राह्म चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योजक चिन्ह। जैसे राम सीता, राम और सीता आप लिखेंगे तो यहाँ डैश लगा देंगे, यही आपका योजक चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 53 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक तरह से परिमाण को दर्शा रहा है तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर नामधातु क्रिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए दोस्तों, पहले गीता बाजार से आएगी फिर खाना पकाएगी, इसलिए पूर्व में एक काम हो जाएगा, यानी बाजार से वो आ चुकी होगी फिर खाना पकाएगी। अगला क्वेश्चन है 56, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या फिर संदिग्ध वर्तमान काल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये सामान्य भविष्यकाल का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर कर्तवाच्य। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये एक तरह से कर्मवाच्य है। मुझसे पत्र लिखा गया का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है नहीं, अपनी मर्जी से नहीं लिखा, लिखवाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। पुरानी बातें दोहराना, किसी का मजाक उड़ाना, घाव पर नमक लगाना या फिर दुखी को अधिक दुखी करना। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी करना। क्वेश्चन नंबर 59 है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? हाश, शाप, गौण या फिर वाचाल। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा, मूक का विरोधी वाचाल। क्वेश्चन नंबर 60 है, बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? जो मिल जाए वह काफ़ी है, मन शुद्ध है तो सब ठीक है, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है या फिर बिल्कुल अनपढ़ होना। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है?
शोक, क्रोध, विस्मय या फिर निर्वेद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। आपसे पहली वाली सब में पूछा गया था रौद्र जो रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया अद्भुत रस का। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, अर्धसमात्रिक का छंद कौन सा है? रौला, दोहा, चौपाई या फिर कुंडलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोहा जो है वो अर्धसमात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 62 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? विष्णु, संख्या, कामदेव या फिर आकाश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंक का अर्थ होता है संख्या और गोद। यहाँ पर संख्या जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 से 69 तक इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर खींचने वाला हेराक्लिस बहुत कम जिया और पर प्रसन्न मन डेमोक्रिटस 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही ना जीवन है, ठीक है, हंसी खुशी का नाम ही जीवन है और जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कभी कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर पूछा गया है, एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? हंसी एक वरदान, प्रसन्नता एक वरदान, कुशल वैद्य की कला या फिर हंसी दुखनाशक है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसन्नता एक वरदान है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। हंसी भीतरी चीज है जो कि बाहरी चीज नहीं है। हंसी बाहरी दिखावा है। हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हंसी का जो आनंद है वो अंदर और बाहर दोनों जगह ही प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? वह जीवन को गति देता है, वह जीवन को ऊर्जा देता है, वह जीवन में हंसी पैदा करता है या फिर वह जीवन से शोक और दुख को दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह जीवन से शोक और दुख दोनों को दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर, प्रा, ता या फिर इत। तो देखिए प्रफुल्लित शब्द में प्रा उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? अच्छी और महंगी दवा देता है, रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है, आशा और उल्लास समय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है या फिर रोगी की खराब जीवनशैली के प्रति उसे सावधान करता है। देखिए सुयोग्य वैद्य रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है। क्वेश्चन नंबर 69 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है, कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भरत मुनि, कौटिल्य, वात्स्यायन या फिर बाणभट्ट। तो देखिए कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? मृगावती, बीजक, यामा या फिर सूरसारावली। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजक जो है वो संत कबीर की कृति है। क्वेश्चन नंबर 72 है, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? विद्यापति, तुलसीदास, जयसी या फिर बिहारी लाल। तो देखिए मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति। 72 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? नीला, धीरे धीरे, सर्वोदय या फिर विगत। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो आप देख रहे हैं एक ही शब्द का दो बार रिपीटेशन, बीच में योजक चिन्ह, तो ये क्रिया विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 73 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मनोज, मुरारी, श्रवण या फिर रतिपति। क्वेश्चन नंबर 74 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुरारी कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है।
क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कर और जल, जल और हाथ, पग और बारी, हाथ और जीवन। तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल और हाथ पानी और पानी का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या फिर संकालु। तो ऐसा व्यक्ति संकालु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर का हिंदी और जीके जीएस का पोर्शन खत्म हो गया है। अब हम यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 77 है मैथ का। दोस्तों, सबसे पहले आप 7 की पावर 7 को 7 की पावर 4 इंटू एन प्लस 1 में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर निकल के आएगा 4 इंटू 1 प्लस 3। फिर इसके बाद आप जो 4n है इसे छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो बचा हुआ है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, 4n प्लस एक्स। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 7 की पावर 3 बचेगा। अब इसको आप ओपन कर लीजिए तो ये आएगा 343। इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो आपके लिए निकल के आएगा वो होगा 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 15 प्लस 21 गुणा √9 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे आप लोग, सिंपल सा यहाँ पर आगे सॉल्व कीजिए। 15 प्लस 21 गुणा ब्रैकेट √9 से 3 बाहर आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 15 जो है वो लिखा रहेगा, प्लस 21 ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर देखिए 15 प्लस 21 और ये हो जाएगा 5 और 3 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी गुणा 6 और भागे कितना है 2, ये भाग का साइन है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो 15 प्लस 21 गुणा 6 गुणा 1/2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 15 प्लस 63 और ये निकल के आएगा 78। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 78। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एवेल्यूएट करना है वैल्यू। सिंपल सा आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17.4274, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80। दो संख्याओं का HCF 11 है, उनका LCM 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है दोस्तों, LCM इंटू HCF जो होता है वो होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर LCM कितना है, LCM दिया हुआ है 609 और दूसरी HCF कितना है 11 है। पहली संख्या 77 है तो दूसरी फाइंड करना है। क्या करेंगे, 11 से 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 जा 56, ठीक है, 7 8 जा 56 और कितना बचेगा 4, 7 7 जा 49। तो सेकंड जो संख्या निकल के आएगी वो 87 होगी। क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 87। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5 2 4 3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा क्या होगा? सिंपल है, A B C और D, ठीक है। अभय, बीना, चंदन, दिव्या को यहाँ पर बांट दीजिए 5 2 4 3 के अनुपात में। अब यहाँ पर बोला गया है यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक मिले, मतलब यहाँ पर इसका 4 है इसका 3 है, 1 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, यानी 1 रेशियो ज़्यादा मिल रहा है जो कि 500 रुपये के बराबर है। पूछा गया है यहाँ पर बीना का हिस्सा क्या होगा, तो बीना का हिस्सा 2 के बराबर है, यानी कि 1000। क्वेश्चन नंबर 81 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 82 है, गेहूं की कीमत में 6 से 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, ये इसका मूल दर है। क्वेश्चन नंबर 82 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 10 रुपये में उसने 6 केले खरीदे, तो यहाँ पर CP क्या हो जाएगा, 10 रुपये में 6 केले, एक केले का CP क्या हो जाएगा 10/6। आगे उसने क्या किया है, 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिया, यानी 4 किलो को 6 में बेचा, एक को 6/4 में बेचा, तो ये उसका CP हो गया और ये उसका SP हो गया। अब आपको यहाँ पर सिंपली इसका प्रॉफिट लॉस या फिर
जो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप, सिंपल सा यहाँ पर देखिए ये निकल के आएगा 1.5 और ये निकल के आएगा 1.6, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है। सिंपल सी आप क्या करेंगे 10/6 माइनस के 6/4 अपॉन यहाँ पर सी पी क्या हो गया 10/6 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। आपको एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10% का यहाँ पर उसे लॉस हो रहा है। 83 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 रुपये का कर्ज उतार देगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 375 रुपये की वार्षिक किस्त। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीनों बाद विवेक 57,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा था। सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, यहाँ पर मनन है और यहाँ पर है विवेक। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो मनन लगा हुआ है उसने अपनी धनराशि लगाई थी टोटल 12 महीनों के लिए, जबकि हम बात करें इसकी विवेक की तो इसने कुछ महीने बाद आया था, यानी कि हम क्या करेंगे 12 तो पूरा हुआ, 12 माइनस एक्स महीनों बाद आया है और इसने कितनी राशि लगाई 57,000 रुपये। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या निकल के आया 2:1 निकल के आया। तो आप क्या करेंगे सिंपल सा इसका रेशियो बना लेंगे। तो ये पहले आप काट दीजिए 2 से 30 से 30 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद क्या बचेगा 76 इंटू 12 अपॉन क्या होगा 12 माइनस एक्स इंटू 57 और ये रेशियो होगा कितना 2:1। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल आएगी और x महीने बाद ही विवेक जो है वो व्यवसाय से जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 महीने बाद। क्वेश्चन नंबर 86 है, मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखिए मोहन के द्वारा जो 16 पारी में टोटल रन बनाए गए उन्हें आप औसत मान सकते हैं एक्स। टोटल रन कितने होंगे 16x। आप 17वीं पारी में इसने 97 बना लिए। ठीक है, टोटल 17 पारी हैं। ये हुआ क्या है कि जो एवरेज था x अब वो 3 से बढ़ गया है, तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। क्या हो जाएगा 16x प्लस 97 बराबर 17x प्लस के 51। तो ये निकल के आ जाएगा x इक्वल 97 माइनस के 51 एंड x की वैल्यू निकल के आएगी 46। अब यहाँ पर औसत बढ़ गया है कितना 3, तो हो जाएगा +3, यानी 49 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा 49। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए 30 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर रहे थे, टोटल काम कितना निकल के आएगा 480। अब हुआ क्या 6 दिनों तक उन्होंने काम किया 30 आदमियों ने, तो 30 आदमी जब 6 दिनों तक काम करेंगे तो 180 काम खत्म कर लेंगे। बचेगा काम कितना 300 काम बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 300 काम को करने के लिए 15 आदमी और एक्स्ट्रा आ गए। पहले 30 थे फिर 15 और आ गए, यानी कि टोटल 45 आदमी हो गए। तो ये क्या होगा आपका 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 20/3 दिन और लगेंगे अब बचे हुए काम को पूरा करने में। क्वेश्चन नंबर 87 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20/3। क्वेश्चन नंबर 88 है, 9, 12, 15, 18 फिर 87 इसके बीच में कितने पद हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 के बाद 12 है, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18। यहाँ पर 3 का गैप चल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो अंतर है वो 3 का है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा L इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब L यानी कि अंतिम पद होता है जो कि है आपका 87। तो 87 बराबर A कितना होगा 9 प्रथम पद, 87 बराबर 9 प्लस n हमें फाइंड करना है -1 और d दिया हुआ है 3। क्या करेंगे इधर 9 के उधर लाएंगे तो ये निकल के आएगा 78 इक्वल कितना हो जाएगा n-1 इंटू 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 88 है, 9, 12, 15, 18 और 87 के बीच कितने पद हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, यहाँ पर 3 का गैप चल रहा है। अंतिम पद जो है वो 87L है। प्रथम पद हो जाएगा 9, ठीक है, और अंतर हो जाएगा हमारा D 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला है L इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। अंतिम पद कितना हो जाएगा 87, प्रथम पद है 9 और ये प्लस N माइनस 1 D यानी अंतर कितना होगा 3। 87 में से 9 जाएगा तो बचेगा 78 बराबर क्या होगा n माइनस 1 इंटू 3। अब यहाँ पर 78 को हम डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 26 इक्वल n माइनस 1 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। यहाँ पर आप देखेंगे हमसे पूछा गया है
9 और 87, इसके बीच में कितने पद हैं? तो इसके बीच में जो पद निकल के आएंगे 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 का यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 89 है, दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए दो वर्गों के परिमाप दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। 52 यानी वर्ग का परिमाप है तो इसकी भुजा कितनी निकल के आएगी? 13 निकल के आएगी। दूसरे का परिमाप 20 है तो इसकी भुजा निकल के आएगी कितनी? इसकी भुजा निकल के आएगी 5। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कितना आएगा? 169 और बी स्क्वायर कितना आएगा? 25। अब तीसरा जो है हमारा, जो तीसरा वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल कितना होगा? उसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब 169 माइनस के 25, ये निकलेगा 144। और ये इसका क्या है? तीसरे वाले का एरिया है। तो तीसरे वाले की भुजा कितनी आ जाएगी? 12। अब इसका हमें परिमाप याद करना है। तो परिमाप क्या होता है? भुजा गुणे 4, यानी कि 12 गुणे 4, इसका मतलब कि 48। क्वेश्चन नंबर 89 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई क्या होगी मीटर में? देखिए यहाँ पर जो आपकी चाल दी हुई है वो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय दिया हुआ है वो आपका मिनट में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम किलोमीटर प्रति घंटा में सॉल्व ना करके मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चाल जो 9/18 है उसको हम परिवर्तित कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में 9 × 5/18 से। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया पुल की लंबाई, लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। समय कितना लग रहा है हमें? 15 मिनट लग रहा है। अगर हमने सब कुछ मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया है तो समय को भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कीजिए तो ये होगा 6 × 18 और 6 गुणा ये 10 बार हो जाएगा। 3 से कटेगा 5 बार, ये क्या होगा? 9 × 25 0, ये हो जाएगा 2250। यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 2250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 90 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक तालिका का अध्ययन करना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हम यहाँ पर सीधे आपको क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं और उनके आंसर्स बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 62.9%, 64.71%, 72.31% या फिर 76.7%। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 64.71%। क्वेश्चन नंबर 92 है, मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? 144, 150, 155 या फिर 160। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 144। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है? 112, 116, 118 या फिर 120। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 118। अगला क्वेश्चन है 94, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की कुल संख्या से क्या अनुपात है? तो देखिए 12:17, 40:95, 16:19 या फिर 59:80। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 59:80। क्वेश्चन नंबर 95 है, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? 76, 85, 98 या फिर 102। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये अंतर 85 है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, वह वैन आरेख चुनें जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। लड़के, एथलीट और छात्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर लड़के एथलीट भी हो सकते हैं और छात्र भी हो सकते हैं, तो 96 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 97, ये अगेन वैन आरेख का क्वेश्चन है। आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक भाषा बोलने वालों की बात की गई है। तो देखिए अंग्रेजी बोलने वाले ए हैं, फ्रेंच बोलने वाले बी हैं और जर्मन बोलने वाले सी हैं। तो A+B+C, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, यदि माइनस का अर्थ भाग है और प्लस का अर्थ गुणा, अर्थ और भाग का अर्थ है घटाव,
गुणा का अर्थ है जोड़। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, उसका हल निकालना है। तो सबसे पहले हम चेंज कर लेंगे 6, भाग का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है घटाओ, तो 6 माइनस कितना कर देंगे 20, गुणा का अर्थ यहाँ पर क्या दिया हुआ है जोड़, तो ये जोड़ कर देंगे 12, और प्लस का जो अर्थ है वो मतलब है गुणा, तो गुणा कर देंगे 7, और माइनस का अर्थ है भाग, तो ये लिख देंगे 1। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सिंपल सा आप डिवाइड करेंगे तो 7, 12 सत्ते कितना होगा 84, प्लस ये हो जाएगा -20, और ये 6 है, 84 प्लस 6 90, 90 माइनस 20 बराबर कितना होगा 70। क्वेश्चन नंबर 98 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहा है। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि चुनना है। देखिए यहाँ पर आपको आकृति दी हुई है x, इसकी सही दर्पण छवि चुनना है। तो देखिए ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका होना चाहिए था कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन भी गलत हो गया, सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढिए। एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब एनवायरनमेंट की सहायता से आप क्या बना सकते हैं, मूवमेंट, एमिनेंट, एंट्रांस या फिर एंटरटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूवमेंट इससे बनाया जा सकता है। ठीक है, मूवमेंट सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101 है, अक्षरों का वह कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MPOMONP। ठीक है, ये आप यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 102 है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करे। देखिए यहाँ पर आपको चूज़ करना है, तो पहले 8 है, फिर आया 13.5, फिर आया 19, फिर आया 24.5, और उसके बाद आया 30। तो यहाँ पर आप गैप देख लीजिए कितना है, ये है 5.5 का गैप। फिर यहाँ पर देखेंगे तो कितने का गैप है, ये भी आपका 5.5 का गैप, ये गैप मेंटेन रखिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 35.5। जो गैप है वो आप 5.5 का, 102 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। आपको वह युग्म चुनना है जिसमें शब्दों के मध्य समान संबंध हो, यानी स्वधर्म त्यागी धर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर 8 है, 8 के बाद है 13.5, गैप यहाँ पर है 5.5 का। आगे ये जो गैप है वो मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 30 के बाद भी सेम गैप रखना है, यानी कि 5.5 का, तो ये हो जाएगा 35.5। क्वेश्चन नंबर 102 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, यहाँ पर आपको क्या चुनना है, जो यहाँ पर संबंध स्वधर्म त्यागी का धर्म से है वही संबंध होना चाहिए। अधिपति का राज्य से, शिक्षक का शिक्षा से, देशद्रोही का जैसे देश से होता है उसी तरह जेलर का कानून से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देशद्रोही देश से, ठीक है, देश से द्रोह करने वाला। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, THFDE VJHFG BOURN। तो देखिए जो संबंध इसका इससे है, ठीक है, वही आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर T है कितना 20, V हो गया 22, तो यहाँ पर B हो जाएगा कितना 2, और आगे क्या आएगा D आएगा। तो शुरुआत D से हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए और बी तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर H कितना है, H 8 होता है, G 10 होता है, तो O के बाद क्या आएगा, O के बाद आएगा Q, है ना, पर 17 Q होता है, तो DQ आएगा। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 105, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर आपको त्रिभुज काउंट करके बताने थे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 28 इसमें त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी पूर्व की ओर वह 10 किलोमीटर चलता है। इसके पश्चात दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है एक बार फिर से और यहाँ पर 15 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ के कितना 6 किलोमीटर फिर से चला। अब वह बाएं मुड़ रहा है और 1 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ पर बाएं मुड़ के 1 किलोमीटर चलेगा। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो उसका घर यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो 10 हो गई है, ये 5 बची, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5, 5 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 106 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, कथन और धारणा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है 107। कथन यहाँ पर दिया हुआ है, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। धारणा है, गिरती हुई पत्तियाँ हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं।
दूसरा यहाँ पर धारणा है पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर जो पहली धारणा है वो निहित नहीं है, यानी कि वो गलत है। केवल 2 यहाँ पर सही होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, केवल धारणा, दूसरी यहाँ पर अंतर्निहित है। 107 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, कथन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या सभी स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक दिया जाना चाहिए? तर्क दिया हुआ है नहीं, ज़रूरतमंद छात्र इन शिक्षकों की विशेषज्ञता से वंचित रह जाएंगे। दूसरा, हाँ, यह उन बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय है जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एंड तीसरा यहाँ पर है, हाँ, तभी स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ये जो तर्क नंबर 3 है ये केवल अंतर्निहित है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 108 का बी आंसर यहाँ पर सही होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109 से लेकर 113 तक ये जो क्वेश्चन है ये पजल के रिगार्डिंग है। इस पजल को आप सभी पढ़ लेंगे। हम सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, रमन ने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है। उनके पास 7 एकड़ कृषि योग्य भूमि है और वह 8 लाख रुपए की संपार्श्विक दे सकते हैं। उनका जन्म 4 जुलाई 1955 को हुआ था। उन पर बैंक का कोई बकाया कर्ज या फिर ऋण नहीं है। तो उनके साथ क्या मामला होगा? अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा, मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, प्रदान किया गया डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, या फिर अग्रिम प्रदान किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनको अग्रिम प्रदान नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, दिग्विजय का जन्म 8 नवंबर 1956 को हुआ था। उन्होंने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त किया है। उनके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसलों वाली 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। वह संपार्श्विक के रूप में 8 लाख रुपए गिरवी रख सकते हैं। उन पर बैंक का कोई भी बकाया यानी कर्ज नहीं है। तो ऑप्शंस क्या होंगे इनके साथ? अग्रिम इनको प्रदान किया जाएगा, मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, मामला बैंक के अध्यक्ष के पास जाएगा, या फिर डेटा अपर्याप्त है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनका जो मामला है वो महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, विनोद राय का जन्म 3 फरवरी 1950 को हुआ था। उनके पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। उन्होंने पंचायत प्रधान द्वारा जारी किया गया एक अनुशंसा पत्र सौंपा है। वह 10 लाख रुपए से अधिक की संपार्श्विक गिरवी रख सकते हैं। उन पर बैंक का कोई भी बकाया कर्ज या फिर ऋण नहीं है। उनके साथ क्या किया जाएगा? अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा, अग्रिम उनको मिल जाएगा, मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, या फिर मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्रिम उनको प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, दिनेश सिंह का जन्म 5 जून 1957 को हुआ था। उन्होंने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त किया है। उनके पास 9 एकड़ कृषि योग्य भूमि है और 6 लाख की सावधि जमा के अतिरिक्त वह 8 लाख की संपार्श्विक गिरवी रख सकते हैं। उन पर 4 लाख का बकाया कर्ज यानी कि ऋण है। तो उनके साथ क्या यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा? अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा, मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा, मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, या फिर डेटा पर्याप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मामला जो है वो बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, अभिषेक राठी के पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। उन्होंने पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है। उन पर बैंक का कोई भी बकाया कर्ज नहीं है। वह अपनी पूरी भूमि पर 2 फसलें उगाते हैं। वह 6 लाख से अधिक संपार्श्विक प्रदान कर सकते हैं। तो उनके साथ क्या निर्णय होगा? अग्रिम प्रदान उनको किया जाएगा, अग्रिम प्रदान नहीं किया जाएगा, या फिर मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, या फिर डेटा अपर्याप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का डी ऑप्शन सही है, यहाँ पर डेटा अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 114 से आपसे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन में निरुद्ध करना चाहिए, उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए, उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए, या फिर परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे सरकारी आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज के परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना होगा? परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 लागू करनी चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार करना चाहिए। मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 116 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है आपको। अब आप क्या करेंगे? यदि समूह प्रतिबंधों का उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते हैं तो लाठीचार्ज का आदेश दिया जाना चाहिए। हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने चाहिए। सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बात करनी चाहिए, या फिर पूर्व के उपद्रवियों की निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। तो देखिए, जब यहाँ पर दंगे भड़क चुके हैं तब आप क्या करेंगे? अगर वहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा होगा तो आप पत्थरबाजी हो रही है तो आप लाठीचार्ज का आदेश दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 का यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रसूति वार्ड में आगंतुकों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों के फ़ोन कॉल को अवरुद्ध करना चाहिए, या फिर लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए, या गुप्त महिला कांस्टेबलों को छद्म गर्भवती यानी कि डिकॉय के रूप में तैनात करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118 है, आप एक जांच अधिकारी हैं। दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया है। आपको क्या करना होगा? गुप्त रूप से रिश्वत लेने के बाद धमकियों के आगे झुकने का नाटक करना चाहिए, प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, या फिर नेता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी सबूत को रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए, या फिर आरोपी नेता के खिलाफ गवाही देने वाले प्रमुख गवाहों को परेशान करना चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। 118 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना और नियमों को लागू करना होता है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है। आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? स्थानांतरण का विरोध करना चाहिए और पिछली भूमिका में बहाल करने की मांग करनी चाहिए। स्थानांतरण को एक अस्थायी रुकावट के रूप में स्वीकार करना चाहिए और जल्द ही बेहतर पोस्टिंग पाने की उम्मीद करनी चाहिए, या फिर किसी अन्य इकाई में अनुकूल स्थानांतरण पाने के लिए अपने प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस और संपर्कों का यूज़ करना चाहिए, या फिर नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आपको अपनी नई भूमिका को अपनाना चाहिए, साथ ही साथ यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन मिलता है। आपको क्या करना होगा? उंगलियों के निशान से कोई छेड़छाड़ ना हो, इसका ध्यान रखते हुए इसे कागज़ में लपेटना चाहिए। इसे मोटे कपड़े के थैले के अंदर रखना चाहिए ताकि विस्फोट से कोई और क्षति ना हो, या फिर एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए, या फिर पृथक साक्ष्य के लिए पहले सिम कार्ड और बैटरी जैसे हिस्सों को अलग कर देना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एंटी स्टैटिक दस्तानों का यूज़ करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। 120 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है। आप क्या करेंगे? देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व को अस्थायी रूप से स्थगित करना, यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से सौंपना चाहिए, या फिर ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार छुपाना चाहिए। तो देखिए, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से सौंप देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 121 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। आप क्या करेंगे? विध्वंसक खतरों को रोकने के लिए निगरानी उपायों को बढ़ाना चाहिए, सांख्यिकीय गिरफ्तारी डेटा रुझानों की समीक्षा करके चिंताओं को स्वीकार करना चाहिए, कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए, या फिर समावेशिता प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र बल में विविधता कोटा लागू करना चाहिए। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। आपको मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए, या फिर एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए।
इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमलों के मामलों को समान समझना चाहिए या फिर विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारी को संदर्भित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 124 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है, यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, यह नौकरी सुरक्षा प्रदान करता है, या फिर देश की सेवा करने का अवसर। तो क्वेश्चन नंबर 124 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, देश की सेवा करने का अवसर है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पर 1 सितारा, 2 सितारा, 3 सितारे या फिर 4 सितारे। आप सभी जानते हैं यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर जो है वहाँ पर 2 सितारे लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी। घटनास्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना, क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति देना, या फिर पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना। तो क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटनास्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना। देखिए दोस्तों, 127 क्वेश्चन से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित विज्ञान है, तो कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कीड़ों का। क्वेश्चन नंबर 127 का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ पर विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। विषम को ढूंढना है कि विषम कौन सा होगा, नदी, नहर, धारा या फिर तालाब। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तालाब। देखिए नदी, नहर और धारा इन तीनों में जो है वो बहता हुआ पानी होता है, जबकि तालाब में ठहरा हुआ पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 128 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 में श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 15 के बाद 35, 35 के बाद आएगा 63 और 63 के बाद जो नंबर आएगा वो फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए 8 के बाद 24 आ रहा है और 24 के बाद आ रहा है 48। तो यहाँ पर जो गैप है वो कितना है, 16 का। यहाँ पर गैप है 24 का। अब यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों में गैप कितना का है, 8 का। तो आगे भी 8 का गैप कैरी ऑन होगा, तो यही हम ऊपर लगाएंगे। ऊपर आप देखिए तो ये गैप है वो 20 का है। यहाँ पर गैप कितने का है, ये 28 का है। ठीक है, अब हमें अगला जो गैप है वो फाइंड करना है। उसके लिए हम पहले इन दोनों का गैप निकालेंगे। ये 8 का गैप है, आगे भी 8 का गैप आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 36 है। तो हमें 63 में 36 को ऐड करना होगा, जो कि आएगा 99। क्वेश्चन नंबर 129 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 99। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में जैब्रा को लिखते हैं कुछ इस तरह से। तो अब हमें बताना है कि टॉर्च को हम कैसे लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसको इस तरह से लिखा जाएगा, टॉर्च को MHITY। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, कबीर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर फिर से मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। शुरुआती बिंदु उसका ये है, अभी वर्तमान में आया, तो ये कहाँ पे निकल के आएगा, उत्तर, और ये आपका हो जाएगा पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर बी, 131 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है। तो देखिए ये जो राम है वो रवि का भाई है, तो ये हो गया रवि, इसका भाई कौन हो गया, राम। अब जो शीला है वो रवि की भाभी यानी कि राम की क्या होगी, पत्नी होगी, तो ये हो जाएगी शीला राम की पत्नी। अब यहाँ पर बताया गया है कि दीपा रवि की बहन है, तो दीपा जो है वो रवि की बहन है, तो राम की भी बहन होगी। हालांकि आगे क्वेश्चन में इसका प्रयोग नहीं है, हमसे बताया गया है कि दीपा की माँ शांति है। दीपा की माँ कौन है, शांति। जो दीपा की माँ है वही रवि की भी होगी, वही राम की भी होगी। अगर दीपा की माँ शांति है तो पूछा है कि शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, तो शीला जो है वो शांति की बहू होगी। क्वेश्चन नंबर 132 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, यदि शब्द स्केप्टिकल में तीसरे, पाँचवें और 9वें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके उल्टे अक्षरों में बदल दिया जाए। तो यहाँ पर स्केप्टिकल लिखा हुआ है, इसके तीसरे यानी कि ई, फिर इसके बाद 5वें यानी कि टी, और अगला है 9वां यानी एल। इसको
इसके विपरीत यानी कि इसका अपोजिट जो कि ई का वी होता है, आई का जी होता है और टी का जी होता है और एल का ओ होता है, इसे पलट दिया। फिर यहाँ पर देखेंगे दूसरा, चौथा और सातवां अक्षर, दूसरा यानी कि के और फिर यहाँ पर चौथा और यहाँ पर सातवां, ठीक है। इन तीनों को इनसे आगे आने वाले दूसरे अक्षर से बदल रहे हैं, यानी के बाद एल, एल के बाद एम, तो के बाद एम आ गया, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर पी के बाद आर आ गया, फिर यहाँ पर देखेंगे सी के बाद ई आ गया, इससे पलट दिया है। बाकी के अक्षर सेम लिख दिए गए हैं, एस और ओ। यहाँ पर हमको पूछा गया है कि कौन सा शब्द बनेगा, तो यही शब्द बन के आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे यह किससे मैच हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 133 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन शाम के 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। देखिए एक घड़ी जो होती है ना, उसके घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। तो बच्चा बताइए 4 घंटे में कितने घंटे दौड़ेगी ये चलेगी 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 134 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो वर्ग है, वर्ग दर्शाता है सरकारी कर्मचारी को, वृत्त शहरी को दर्शाता है, आयत पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है। हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा है जो शहरी होने के साथ साथ पुरुष और सरकारी कर्मचारी भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वो पुरुष भी है, ठीक है, और शहरी भी है और सरकारी कर्मचारी भी है, ठीक है। यहाँ पर उसके शिक्षित होने का कहीं भी वाक्य नहीं कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 135 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, यहाँ पर कौन सा आरेख पुरुषों, शिक्षकों और लेखकों के बीच अच्छे संबंध को दर्शाता है, यानी संबंध को अच्छी तरह से बताएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो पुरुष है वो शिक्षक भी हो सकते हैं, वो लेखक भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 को यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12 + 48 डिवाइड बाय 2 - 20 + 6 × 2, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी। ऊपर से 18वें पर है और नीचे से 15वें पर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और एक घट जाएगा, यानी 33 - 1 = 32। तो 32 यहाँ पर टोटल उम्मीदवार हैं। 138 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 32। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139 है, एक घनाभ है जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर हैं। आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं, अन्य आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। आयाम 3 × 3 के विपरीत फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। कितने छोटे घनों को केवल 2 फलक रंगीन होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यहाँ पर जो 16 हैं वो रंगे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, यहाँ पर आपको बताना है फैंटास्टिकेट से कौन सा जो शब्द है वो बनाया जा सकता है। टेस्टी, सैटेलाइट, टाइटन्स या फिर फास्टिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेस्टी में वाई आ गया है, ये नहीं बनेगा। इसके बाद आप देखेंगे सैटेलाइट में एल आ गया है, तो यहाँ पर देखिए एल नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। फास्टिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो जी आ गया है, जी यहाँ पर कहीं नहीं है फैंटास्टिकेट में। अब यहाँ पर केवल टाइटन्स जो है वो बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 140 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, श्री टैंक ने शहर में एक सम्मेलन में भाग लिया और वापस अपने होटल के लिए कैब ली, किंतु हड़बड़ी में वह अपना ब्रीफकेस टैक्सी में ही छोड़ गए। सौभाग्य से वह पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी की लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ विवरण नोट करने में कामयाब रहे। मिस्टर टैंक को पक्का विश्वास है कि प्लेट एम के अक्षर से शुरू होती है। 3 दर्शक सहमत हैं कि प्लेट 7-8 पर समाप्त होती है, ठीक है। 4 लोग दावा करते हैं कि दूसरा अक्षर या तो ए है या बी है और अन्य 4 लोग सोचते हैं कि तीसरा अक्षर एस है, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे MAS7-8R, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, कथन और निष्कर्ष से जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए कथन है, यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे। हमने मैच जीत लिया है। निष्कर्ष यहाँ पर सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला और दूसरा कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर केवल एक ही निष्कर्ष अनुसरण करेगा, सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 है, यहाँ पर आपको मिरर इमेज फाइंड करनी है जजमेंट की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 144 है। यहाँ पर आपको पता लगाना है कि एक्स जो आकृति दी हुई है इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो पहली आकृति है इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, जहाँ पर ये बिंदुदार डॉट 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 लिखा हुआ है उससे आपको फोल्ड करना है। जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो आकृति है वो बन के आपके पास आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 है। एम जो है वो पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है। ठीक है। अगला देखेंगे, क्यू है ओ की पोती है, क्यू जो है वो ओ की पोती है। अगर क्यू ओ की पोती है तो ओ यहाँ पर पी का पति होगा, बिल्कुल ठीक है। और ये इसकी क्या होगी, पोती। ठीक है, क्यू। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि पी का पति है, जो पी का पति है, यानी कि ओ जो है ना वो पी का हस्बैंड है, तो ये वाइफ हो जाएगी। हमसे पूछा गया है कि एम का ओ से क्या संबंध है। जो एम है वो ओ का कौन है, तो वो का पुत्र है। क्वेश्चन नंबर 146 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, डॉक्टर, बुखार, नुस्खा लिखना, निदान या फिर दवा, कौन सा सार्थक यहाँ पर क्रम होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका बुखार। ठीक है, बुखार आएगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपका निदान करेगा, निदान करने के बाद नुस्खा लिखेगा और फिर दवाई देगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21435। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, वह आकृति चुना जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर आपको भिन्न आकृति को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दूसरी आकृति ये बाकियों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 149 है, एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियाँ हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई 300 गुणा 10 गुणा 20, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 6 के बाद 4 जीरो, यानी कि 60,000। क्वेश्चन नंबर 149 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गणित में अरविंद के 1/3 अंक, यानी मैथ में उसके 1/3 अंक, उसके अंग्रेजी में आने वाले आधे अंकों से 30 अधिक हैं। अंग्रेजी में आने वाले आधे अंकों से 30 अधिक हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 240 अंक मिले, यानी इंग्लिश और मैथ में उसको टोटल कितने मिले, 240 अंक, तब आपको बताना है कि उसको अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तो जो अरविंद है उसके गणित में 1/3 अंक जो हैं वो उसके इंग्लिश के आधे अंकों से 30 अधिक हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर सिंपल सा इसका आप एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा m/3 बराबर e प्लस के 60/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2m बराबर क्या होगा, 3e प्लस के 60। अब यहाँ पर क्या होगा, 2m माइनस के 3e इक्वल क्या हो जाएगा, 60। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे, इसको इंग्लिश और मैथ में जो टोटल मार्क्स मिले हैं वो हैं 240। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 3e प्लस के 3m इक्वल 720। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ ऐड कर देना है, यानी 2e प्लस क्या है, ये 3e प्लस 3m इक्वल क्या हो जाएगा, 720। यहाँ पर जो है ना वो 3 का मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 180, यानी ये क्या होगा, 180। अब यहाँ देखेंगे तो ये 3m से 2m ऐड हो जाएगा, जबकि 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 5m बराबर 900। m की वैल्यू निकल के आई कितना, 180। अगर m की वैल्यू 180 निकल आई है तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। यहाँ पर देखिए m की वैल्यू 180 रखिए, e बराबर क्या हो जाएगा, 240 माइनस 180 यानी कि 60। तो उसे अंग्रेजी में केवल 60 अंक मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 150 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल की 18 फरवरी की शिफ्ट सेकंड का पेपर सॉल्व किया है। आई नो इस पेपर का जो दोस्तों इस वीडियो में हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का 18 फरवरी का शिफ्ट सेकंड हल किया है। आई नो ये जो पीडीएफ है काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, कई सारी दिक्कतों के बाद भी मैंने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आपको 720 पर चलाकर देखना होगा, तभी आप इसे क्लियरली देख पाएंगे।